नमस्कार दोस्तों, लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और आज की सबसे बड़ी खबर बाबरी डिमोलिशन अर्थात बाबरी ढांचे के ढहाए जाने को लेकर के जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी उसके संदर्भ में जितने लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था कॉन्स्पिरेसी को लेकर के किस तरह से मस्जिद को ढहाया गया, उस पर आज अदालत ने फैसला सुना दिया है। और अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आरोपियों को किस आधार पर बरी किया गया है और वो क्या आधार थे जो सरकारी पक्ष ने पेश किए थे, गवाहों का क्या कहना था और दोनों पार्टियों की और पक्षों की अपेक्षा क्या थी। हालांकि भगवान राम का भव्य मंदिर अब बनना तय है और इस संदर्भ में जो मुद्दई थे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद केस के, उन्होंने भी आग्रह किया था कि अब सभी केस से चूंकि राम मंदिर अब बनना तय हो गया है तो अब सबको मुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन अदालती कार्रवाई पर भरोसा रखते हुए जिनको षड्यंत्रकारी बताया गया था और जिनके खिलाफ मामले बनाए गए थे उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। आज सुबह 9 बजे से लेकर के अब तक जब हम आपसे के साथ लाइव हो रहे हैं तब तक सभी आरोपियों के बरी होने की खबर है और सब इस पर हर्ष और खुशी मना रहे हैं। साथ ही साथ एक तरह से राम मंदिर का विवाद और राम मंदिर से जुड़े हुए जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी बाबरी मस्जिद प्रकरण पर, उसका भी एक तरह से एंड हो चुका है। ऐसे में हम आपके साथ आज एक विशेष वकील जो रहे हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद प्रकरण में सरकार के तरफ से भी वो नियुक्त रहे हैं और उन्होंने रायबरेली और लखनऊ कोर्ट में भी समय समय पर वो सुनवाई करते रहे हैं। जेबी सिंह साहब वो हमारे साथ आज आपके साथ लाइव हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में वो क्या मामला था और इस पूरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर के जिस तरह से सरकार और बचाव पक्ष आगे बढ़े और कोर्ट की नज़र में सभी आरोपी मुक्त हुए, आखिर में कारण क्या था, इस थ्योरी के पीछे जो सच है और जो कानूनी रूप से जो कुछ भी पक्ष था उसके बारे में सिंह साहब आपका क्या कहना है? इसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। पहले तो शुरुआत में 2 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। पहला केस जो था वो था जो जिसका जिस प्रकरण का प्रोसिक्यूशन जो था वो रायबरेली में चल रहा था, जिसमें अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कुछ अक्यूज थे। उसके और एक प्रकरण लखनऊ में चल रहा था जो कॉन्स्पिरेसी का केस चल रहा था। और रायबरेली में जो चल रहा था पहले एक ही केस था, उसके बाद कई पेचीदगियां हुई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह से होते हुआ हाई सेशंस कोर्ट से, हाई कोर्ट से ये हुआ कि 120B का केस अलग है और ये रायबरेली में जो चलेगा अलग चलेगा। फिर रायबरेली में मैं रायबरेली केस से थोड़े दिन तक जुड़ा रहा। 2010 और 11 में मैं CBI की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर रहा, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ सबूत वहाँ पे दिए गए थे। काफ़ी आगे ज़्यादा स्टेज तक केस चल चुका था। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट ने के फैसले के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कि 120B का केस है, सारे केस एक ही जगह लखनऊ में चलेंगे। फिर वो 2000 जैसा मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं, 2017 में शायद सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया, तो 2017 में सारे केस जो हैं वो रायबरेली से भी हाई कोर्ट जो है वो लखनऊ कोर्ट को, लखनऊ सेशंस कोर्ट को वो सुपुर्द हो गया। फिर सारे केस जो रायबरेली में जो एडवांस स्टेज तक एविडेंस हो चुकी थी वो भी केस जो है वो रायबरेली को चला गया। जो रायबरेली के केस में अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी
ये सब रायबरेली की कोर्ट में प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे थे। वहाँ पर 120B का केस नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम हाई कोर्ट से ये हुआ था, मतलब कोर्टों से ये हुआ था कि 120B का केस अडवाणी के खिलाफ नहीं है। तो ये सारे एक केस अलग से होगा और लखनऊ का केस अलग होता है। तो रायबरेली केस का जो ट्रायल था वो दैट वाज एडवांस स्टेज, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से फिर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से वो भी लखनऊ कोर्ट को सुपुर्द हो गया और फिर सारे केसेस एक साथ ट्रायल हुए। लंबा समय था। लखनऊ की कोर्ट में चूंकि कॉन्स्पिरेसी का केस चल रहा था, आई वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द लखनऊ केस, तो कॉन्स्पिरेसी की क्या एविडेंस वहाँ लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया, क्या नहीं पेश किया, क्या कमी आई, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। रायबरेली की कोर्ट में जो केसेस में जो एविडेंस पेश किया था 2010 और 11 में, उसका केस में मेरे जानकारी में जितना एविडेंस थे, और कुछ ऐसा भी था कि कई मुकदमे काफ़ी समय हो गया, कितने गवाह ख़त्म हो गए थे, कितनी एविडेंस ख़त्म हो गई थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत लंबा समय कॉन्स्पिरेसी का लिया गया, जिसमें अयोध्या आंदोलन से शुरू हो करके और डिमोलिशन तक एक कॉन्स्पिरेसी दिखाई गई। तो उसमें जितने स्क्रिप्ट थे, जितने बयान थे, जितने अखबारों की क्लिप्स थी, सब पेश किया गया। उसमें कई हो सकता है कि कई एविडेंस क्लिप में कोई त्रुटियां हों, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक बार हम आपको फिर बता देना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा कि इस समय जो आपके साथ जुड़े हुए हैं जेबी सिंह साहब, जो सीबीआई का पक्ष रख चुके हैं, सरकार का पक्ष रख चुके हैं 2010 से 11 में रायबरेली कोर्ट में, वो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं लाइव, और उस समय के सारे एविडेंसेस और सारे पक्षों के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। अगर आप हमारे साथ इस समय जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमसे जुड़िए और अपनी बात रखिए। इस समय वकील जो सरकार की तरफ से थे, जिन्होंने इस सारे पक्ष को रखा और जिनके सामने गवाह, दोनों पक्षों के गवाह उपस्थित हुए, वो हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। हाँ सिंह साहब, आप आगे क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, और जहाँ तक कोर्ट का उसमें ट्रायल में कोर्ट एविडेंस को किस तरह से देखती है, दैट इज, ये सब कोर्ट पे डिपेंड करता है। जी जी, कोर्ट उसको कैसे, कितना गहराई में जाती है, सारे गवाहों के एविडेंस को देखती है, कितने गवाह। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो गवाहों को आइडेंटिफिकेशन भी होता है, जो कौन से डिमोलिशन, कौन आदमी थे जो डिमोलिशन में थे, कौन आदमी थे जो कॉन्स्पिरेसी में थे, वो जो कॉन्स्पिरेसी जो सारे आदमी जितने भी इकट्ठे थे, उसमें हजारों आदमी इकट्ठे थे, किसको कॉन्स्पिरेटर कहा जाए, किसको कॉन्स्पिरेटर नहीं कहा जाए, कौन रिज्वाइस कर रहा था, कौन राम चबूतरे पे था, कौन डिमोलिशन साइट पे था, ये सारी बातें हैं, सारी पेचीदगियां हैं। इसको कोर्ट ने देखे, अपने नज़रिए से कोर्ट ने देखा, सारे एविडेंस को एवेलुएट किया, और उस एवेलुएशन पे कोर्ट अपने नतीजे पहुंचती है। कोर्ट की बात को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट का अपना नज़रिया होता है, एविडेंस को अप्रिशिएट करने का कोर्ट का अपना तरीका होता है। उन्होंने जिस तरीके से की है, अब उसमें जो कोर्ट के नज़र में आया, अब उसके लिए उसमें अगर कोई कमी है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आगे की कोर्ट देखेगी उसको। इसमें चूंकि स्पेशल जज का कोर्ट जजमेंट है, इसलिए ये कोर्ट जो है अपील हाई कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस समय मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारे समाचार चैनल्स जो है इस समय वस्तुस्थिति दिखा रहे हैं। जो सभी आरोपी थे, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद ढाया जाने को लेकर के जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, उस पर जो एक बहुत बड़ा फैसला आया है, सारे लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन उस पूरे थ्योरी पर सरकार का पक्ष रखने वाले जो वकील थे, सीबीआई की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे, वो हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें
और उस समय के जो केस जो चल रहा था, किस तरह से गवाहों को प्रस्तुत किया गया, और रायबरेली और लखनऊ को केस को किस तरह से मिलाया गया और किस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया, उस पर बातचीत करने के लिए जेबी सिंह साहब हमारे साथ उपस्थित हैं, जो 1 साल तक लगभग सरकार का पक्ष जो है रायबरेली कोर्ट में रखते रहे। सिंह साहब, हम जाएंगे बाद में कि इसका फैसला क्या हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रायबरेली कोर्ट में जो ये मामला पूरा जा रहा था, उसमें आप जब अपना पक्ष रख रहे थे, सरकार का पक्ष रख रहे थे इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर, तो क्या क्या पेचीदगियां सामने आपने महसूस की? देखिए, उसमें कई गवाहों के बयान में, इम्पोर्टेंट गवाहों के बयान में ये भी आया था कि जब हाँ उस पर विवादित ढांचे पे चढ़ करके लोग कुछ अपना काम कर रहे थे, कुछ तोड़फोड़ कर रहे थे, डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो अडवाणी जी ने ये कहा, एक गवाहों के बयान में आया, जी, मैं जी, जी। अपनी प्रश्न नहीं, ये हम आपको बता दें कि कोई भी बात इस समय अपनी नहीं रख रहे हैं। उस समय कोर्ट के ट्रायल के दौरान गवाहों से जो बात हो रही थी, जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था, कोर्ट के बीच में जो सवाल और जवाब हो रहे थे, उस समय में जो कुछ भी हो रहा था, जिस पर आज फैसला आया है, वही वकील हमारे साथ उपस्थित हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। जी, उसमें माननीय अडवाणी जी ने वो बहुत गवाहों के बयान में आया कि वो बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने उमा भारती से कहा, ये क्या हो रहा है, आप देखो इसको। फिर उमा भारती जी, ये भी गवाहों के बयान में आया, उमा भारती जी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या हो रहा है, इसको रोको, इसको कहो। तो फिर उमा भारती जा करके उनसे कहा, उन लोगों से कहा कि आप लोग नीचे आ जाओ, आप लोग नीचे आ जाओ। तो ये सब चीजें गवाहों के बयान में आए हैं, तो ये सारी चीजों को कोर्ट ने देखा होगा और सब गवाहों के बयानों में आया होगा। जो मैं रायबरेली की कोर्ट की बता रहा हूँ, जो जिस दिन डिमोलिशन की बात, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे, मैं इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी की गवाही क्या, मैं इसमें कुछ, रायबरेली कोर्ट में जो भी बातें चली थी, जो पूरा मामला था रायबरेली कोर्ट का, वो क्या था, वो किस पर आप लोग जो है वो पेशगी हो रही थी, बचाव पक्ष और जो आरोपी पक्ष है? रायबरेली की कोर्ट में ये हुआ था कि वहाँ पे जो राम चबूतरे पे खड़े थे, पर खड़े होकर के लोग भाषण दे रहे थे, और भाषण के बाद लोग एक कहना था कि भाषण के बाद एकाएक लोगों में उत्साह हुआ, उन्माद हुआ, और उन्माद करके वो चढ़ करके गिराने लगे। तो वो एक अलग केस दर्ज, इस बात पे अलग केस दर्ज हुआ। और जो बाद में जो दूसरा केस दर्ज हुआ, वो ये हुआ कि कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज हुआ। इसमें बहुत दिन से कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, वो कॉन्स्पिरेसी का अंत उस दिन हुआ 6 दिसंबर को। तो ये इसका पूरा निचोड़ जो है लबोलबाब एक केस था। आपको क्या लगता है कि कहाँ कोई कमी रह गई, या वास्तव में इस केस में यही फैसला आना था? क्योंकि आप लोग सरकार के वकील थे, आप लोग उस समय जो सरकार थी उसके हिसाब से जो इंस्ट्रक्शंस थे उसको फॉलो करना था। क्या आपको लगता है कि सारे आरोपी बरी कर दिए गए? इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्योंकि जी नहीं, ये कहना तो गलत है कि सरकार का इंस्ट्रक्शन था। सरकार न तो सरकार का कोई इंस्ट्रक्शन था, न किसी अधिकारी का कोई इंस्ट्रक्शन। मैं खुद सीबीआई में रह चुका हूँ, मुझे पूरी, मैं अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी तरह का कोई दबाव कभी भी किसी अधिकारी या सरकार का नहीं होता है। सीबीआई अपने हिसाब से करती है, उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन जितनी भी प्रोसिक्यूशन है, विटनेसेस है, वो प्रोक्योर करते हैं, प्रोसिक्यूटर उसको पेश करता है, और जितना भी हो सकता था, जितना भी सीबीआई की पास विटनेसेस थे, बड़ी मजबूती से सीबीआई ने उन सब विटनेसेस को प्रस्तुत किया कोर्ट में। कोर्ट का अप्रिसिएशन अपनी तरह से कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया। अब हम कोर्ट के अप्रिसिएशन में क्या है, कैसे उन्होंने किस बात को उनको माना, मैं काफ़ी दिन का हो गया हूँ, और उसके बाद 2012 जनवरी से मैं उस केस में नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, कितने और गवाह हुए, उसके बारे में उसका डेवलपमेंट मुझे नहीं। जी, अच्छा, जब तक आप इस केस से जुड़े रहे और जितने गवाह प्रस्तुत किए गए, चाहे
सरकार की तरफ से और चाहे बचाव पक्ष की तरफ से, या जो जो अपने बयान दर्ज कराए, आपको क्या लग रहा था कि इस केस का एंड क्या हो सकता है? मतलब आप एक वकील के तौर पर जो कुछ भी आप समझ रहे हैं वो वस्तुस्थिति बताएं, क्योंकि अब तो फैसला आ चुका है, सारे लोग ये माने जा चुके हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में उनका कोई स्थान नहीं था, इसलिए सब मुक्त कर दिए गए उस अपराध से। देखिए, कॉन्स्पिरेसी का मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कॉन्स्पिरेसी की एविडेंस क्या किया गया क्या नहीं, तो मैं उस पर कॉन्स्पिरेसी का केस मेरे सामने था भी नहीं जी। और न मैं कॉन्स्पिरेसी के एविडेंस का कोई प्रस्तुत किया। लो, रायबरेली के केस में 120B का कॉन्स्पिरेसी का केस नहीं चल रहा था। रायबरेली के में वो भाषण का और उस दिन जो 6 दिसंबर का जो भाषण हुआ और 6 दिसंबर भाषण के बाद जो हुआ उसका सबूत दिया गया था। प्रोसिक्यूशन ने और सीबीआई ने अपनी भरपूर कोशिश की कि जितने एविडेंस अवेलेबल थे सारे एविडेंस को प्रस्तुत किया। अब वो चूंकि रायबरेली कोर्ट से लखनऊ कोर्ट को सारा ट्रांसफ़र हो गया, उसमें से कितनी एविडेंस को रायबरेली लखनऊ कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया, कितनी किस बात को नहीं किया, इट डिपेंड्स अपॉन दी। आपको क्या लगता है कि जब आप पूरे इस दौरान 1 साल तक आप जब उससे जुड़े रहे, कौन सा ऐसा पक्ष था या कौन सा ऐसा समय था एविडेंस के हिसाब से या कानूनी पहलू के हिसाब से जब लगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण से कुछ लोग जो इस षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं वो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, एविडेंस में कई ऐसे एविडेंस आए थे कि भाई वहाँ पर भाषण हुआ, भाषण के बाद जब ये गिराया गया तो वहाँ पर मिठाइयाँ बांटी गई, तो कुछ चीज़ें ऐसी हम लोगों के हिसाब से हम लोग सोचते थे कि ये जो है रिजवाइज करने का है, तो ये ऐसा इस बात को आप कॉन्स्पिरेसी से तो नहीं जोड़ा जा सकता है। जितने भी तो शायद कोई भी हिंदू होगा, सभी के मन में होगा कि भाई वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, तो उसके वो खुशी उस किसी तरह से खुशी वजह से होगी। मैं नहीं कह सकता कि उनके मन में क्या था, क्यों ऐसा किया गया, लेकिन कुछ एविडेंस ऐसी एविडेंस आई थी कि ये भाषण के बाद लेकिन ऊपर चढ़े लोग और ऊपर चढ़ करके गिराया गया, ऊपर चढ़ के वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई। लेकिन ये भी आया है कि बड़े नेता जो माननीय अडवाणी जी हैं, उन्होंने एक कहा कि जाकर ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। तो इससे लगता है कि उनके मन में ऐसा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। खैर, ये रही पूरी बात सुनवाई की। आप क्या कह सकते हैं, कहना चाहते हैं इस समय जब फैसला आया है एक वकील के तौर पर? अब तो आप सीबीआई से भी नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप एक एडवोकेट हैं, जो कुछ भी फैसला आया है उस पर आपका क्या वर्जन है? मेरा तो ये विचार है कि जो मूल चीज थी, जो जिसमें सब जड़ था, जब वो चीज फैसला हो गया, रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला हो गया और सिविल सूट डिसाइड हो गया, तो रामलला अगर विराजमान है तो ढांचा भी रामलला का था। अब रामलला का ढांचा रामलला के भक्तों ने अगर किया ऐसा, तो उसमें कोर्ट का नेचुरल जस्टिस जो था वो नेचुरल जस्टिस। तो ये आप मानते हैं कि एक नेचुरल जस्टिस का पार्ट था। क्या आपको लगता है कि जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, उसको इस बात पर नाराजगी हो सकती है, उनकी प्रतिक्रिया आ सकती है, या ये मामला अभी आगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तक इसको भी ले जाया जा सकता है? देखिए, मुस्लिम पक्ष का जहाँ तक बात है, और जो इस मामले का अयोध्या के सिविल सूट के मामले का मेन मुद्दई था इकबाल अंसारी, वो खुद ही जाकर के कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में कहा लखनऊ में कि चूंकि सिविल सूट का फैसला हो गया है, रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला हुआ है और उसके सुप्रीम ऑनरेबल माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो इसमें सारे मुकदमे, सारे कड़वाहट को ख़त्म होना चाहिए और सारे मुलजिम को बरी कर देना चाहिए।
तो कोर्ट अगर ऐसा नहीं कर सकते कि कोर्ट उसके बयान पे ऐसा कहा किया है, कोर्ट ने तो सबूतों के आधार पे किया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मेरे हिसाब से कि भारत के 130 करोड़ की जनता के भले के हिसाब से उनके हित में यही होगा कि सब इस फैसले को मान करके और भाईचारा बनाए रखें। देख, तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और उससे जुड़े पूरे मामले पर जो रायबरेली की कोर्ट में जिन्होंने एक वकील के तौर पर सरकार का पक्ष रखा था और पूरे थ्योरीज पर और जिस तरह से बचाव पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों के जो गवाहों के बयान हुए थे उसमें वो शामिल भी रहे थे, अपनी बात को रखा और उन्होंने माना कि एक तरह से नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखकर ये अदालत ने फैसला सुनाया है। फिलहाल सारे आरोपी बरी हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि यहीं पर इस सारे मामले का पटाक्षेप हो जाता है या ये मामला आगे बढ़ाया जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि बाबरी ढांचे के डिमोलिशन से जुड़े हुए जो षड्यंत्र के मामले थे उससे जुड़े जितने भी आरोपी थे वो सभी आरोप मुक्त किए गए। आप हमारे साथ इस पूरी बातचीत में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपके साथ वो वकील हमारे साथ शामिल हुए और अपनी बातों को रखा और उस समय के अनुभवों को आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये पूरी बातचीत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस पूरी बातचीत को आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जाकर के उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।